चलो करें स्टार्ट। अभी नेक्स्ट चैप्टर है मेरा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेगा। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ आपको। देखो, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम क्या पढ़ेंगे, हम इसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ठीक है, ज्योमेट्री मतलब उसके फीचर्स, या उसके बोल सकते हो ज्योमेट्री जो है उसकी। अब ज्योमेट्री का मतलब ये है उसके फीचर्स को हमने डिज़ाइन करना है, और ऐसे डिज़ाइन करना है जैसे उसकी जो एफिशिएंसी है मैक्सिमम आ जाए, और यूटिलिटी क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, और कॉस्ट क्या लगे, कम लगे। तो हमें जो रोड के जो फीचर्स हैं, जो रोड की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री मतलब जो फीचर्स हैं, उसको ऐसे डिज़ाइन करना है ताकि हमारे क्या कॉस्ट कम आए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, यूटिलिटी क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो इस पूरे के पूरे जो हाईवे को डिज़ाइन करेंगे हम लोग, हाईवे में कौन कौन से फीचर्स हैं, हाईवे में कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे वो कैरिज वे, जैसे उसके शोल्डर, जैसे उसके कर्ब, जैसे ये सारे के सारे एलिमेंट्स, मीडियन, कैम्बर, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। इन सबको डिज़ाइन करेंगे भी कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एंड सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस, ये सारी फीचर्स हैं इसके। हम इन सारे फीचर्स को पढ़ना है हमने। इन सारे फीचर्स को डिज़ाइन करेंगे, कैसे उसको कॉस्ट कम से कम लग सकती है और यूटिलिटी कैसे मैक्सिमम हो सकती है, तो वो सारी कहानी है। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट्स को। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ geometric design of highway deals with all the dimension and layout, all the dimension and deals with all the dimension and layout of visible features of visible features. Geometric design of highway deals with all the dimension of and layout of all the visible features such that it provides maximum efficiency at minimum cost, minimum cost पे maximum efficiency मिल जाए, ये लिख लो। और मिनिमम कॉस्ट एंड ऑल्सो मिनिमम कॉस्ट लिख दिया, एंड ऑल्सो एट रीजनेबल सेफ्टी, एट रीजनेबल, क्योंकि सेफ्टी भी तो काम करेगा इसमें। रीजनेबल सेफ्टी ये लिख लो, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में कौन क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग वो देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन deals with following elements, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें जो पूरे चैप्टर में स्टडी करनी है हमें। फर्स्ट इज cross sectional elements, second side distance consideration, side distance consideration. Third is horizontal alignment, fourth is vertical alignment,
वर्टिकल अलाइनमेंट। फिफ्थ लास्ट है अपना इंटरसेक्शन डिटेल। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन डिटेल, ये पूरा चैप्टर है हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन का। तो मैंने इसको एक ब्रीफ जानकारी दे दी, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स, साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, वर्टिकल एलिमेंट, इंटरसेक्शन डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है पूरे चैप्टर के अंदर। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं इसी कहानी। अब कौन कौन से फैक्टर्स इन सब को गवर्न करेंगे, इन सब के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हम स्टार्ट कर देंगे कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स। चलो सबसे पहले हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। फॉर डिजाइनिंग ऑफ हाईवे एलिमेंट्स, ये डिजाइनिंग करनी है इनकी अपन ने, ठीक है। फॉर डिजाइनिंग ऑफ these elements following factor are to be considered, following factor are to be considered। कौन कौन से फैक्टर हैं? हाँ तो लिखा ही नहीं जाता। फॉलोइंग फैक्टर टू बी कंसिडर, सबसे पहला फैक्टर है मेरा डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल, डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ रोड, depends upon type of roads over which design speed of vehicle depends upon type of road over which it moves, मूव किस पे कर रहा है? मूव किस पे कर सकता है? NH पे मूव कर रहा है, SH पे, MDR पे, ODR पे, VR पे। डिजाइन स्पीड डिपेंड करेगी उस पर। डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल helps in deciding the cross-sectional elements। Design speed of vehicle help in deciding the cross-sectional elements, width, clearance, side distance, super elevation, width, clearance, side distance, super elevation, length of summit, इन सबको डिवाइड करेगा। लेंथ ऑफ समिट एटसेट्रा, ये सारे डिसाइड करेंगे कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स। अब इसमें सिर्फ ये पता लग गया आपको कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स है कौन कौन से, समझ गए ना बात? ये सारे कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स हैं। अब लेंथ ऑफ समिट आएगा, समिट भी सब आ जाएगा, समिट कर्व आएगी, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व, समिट कर्व सब आएगा। अब देखो क्या बताया मैंने सबसे पहला फैक्टर बताया डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल डिपेंड करेगा टाइप ऑफ रोड पे जिस पे व्हीकल मूव कर रहा है। अब वो किस पे मूव कर रहा है? NH पे मूव कर रहा है, तो डिजाइन स्पीड ज़्यादा होगी कम होगी? अगर NH पे मूव कर रहा है तो ज़्यादा हो जाएगी, SH पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, MDR पे और कम हो जाएगी, ODR पे और कम हो जाएगी। तो सबसे पहले डिपेंड करेगा भी टाइप ऑफ रोड कौन सा है। नेक्स्ट बताया डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल हेल्प करता है डिसाइड करने में कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स को। अब कंस्ट्रक्शन एलिमेंट को कैसे डिसाइड करता है? जैसे मान लो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, कौन सा कंस्ट्रक्शन एलिमेंट है? विड्थ है। अब ये बताओ मुझे, अगर डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा है तो विड्थ क्या रखनी पड़ेगी आपको? ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा है तो क्लियरेंस भी क्या रखनी पड़ेगी?
ज़्यादा रखनी पड़ेगी, साइड डिस्टेंस क्या रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनको गवर्न करती है। अब ये क्या होती हैं वो धीरे धीरे आती जाएंगी। जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, इन सबको ये गवर्न करता है। ये समझ गए बात। चलो नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर इज टोपोग्राफी। नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी also governs the design speed. The design speed, ये डिज़ाइन स्पीड को ही गवर्न करता है। टोपोग्राफी also governs the design speed. टोपोग्राफी influence that in turn सीधा कैसे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल लिख लो यार, ठीक है ये। फॉर एग्जाम्पल इन प्लेन टेरेन, इन प्लेन टेरेन ऑन स्टेट हाईवे परमिजिबल डिजाइन स्पीड, ऑन स्टेट हाईवे परमिजिबल डिजाइन स्पीड, permissible design speed is 100 km per hour. 100 km per hour. Whereas same speed on rolling train, whereas on rolling terrain, whereas on rolling terrain permissible speed is 80 km per hour. 80 km per hour. And on mountainous range and on mountainous terrain is 50 km per hour. ये सारी कहानी बताना चाह रहा। हो गया। नेक्स्ट इज ट्रैफिक फैक्टर। लिख लिया। देखो कुछ नहीं बताया इसमें। ये देखो टोपोग्राफी क्या होता है भाई, उसकी जो टोपोग्राफी है भाई, उसकी जो शेप कैसी है। शेप मतलब रोड कहाँ पे डेवलप हो रहा है। अब हिल में भी तो हो सकता है, हिल में अलग रोड्स हैं, प्लेन पे अलग रोड्स हैं, और दूसरा कौन सा रोलिंग टेरेन अलग। रोलिंग होता है ऐसे जाता है जो, समझ रहे हो, रोलिंग टेरेन। अच्छा, अलग अलग डिज़ाइन स्पीड गवर्न करेगी इसको। मैंने कहा जो टोपोग्राफी है वो भी गवर्न किसको करती है, डिज़ाइन स्पीड को। अब डिज़ाइन स्पीड टोपोग्राफी के हिसाब से, टोपोग्राफी कैसी है, प्लेन टेरेन है, तो स्पीड कितनी परमिसिबल है, 100 किलोमीटर पर आवर चला सकते हो आप। ठीक है। मान लो रोलिंग टेरेन है, वहाँ पे परमिसिबल स्पीड कितनी होती है, 80 किलोमीटर पर आवर। मान लो हिल में क्या 100 किलोमीटर पर आवर चला लोगे, तो चला ही नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली डिज़ाइन स्पीड उस पर भी गवर्न करती है। अभी समझ में, ये फैक्टर भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड फैक्टर है मेरा, थर्ड ऑफ द फैक्टर इज ट्रैफिक फैक्टर्स। ट्रैफिक फैक्टर में लिखे गए कौन कौन से आते हैं ट्रैफिक फैक्टर में। इसमें पहला आता है मेरा कौन सा है, वेहिकुलर, और एक और होता है अपना वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इसमें। हो गया। फर्स्ट सबसे पहला वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया। फर्स्ट इज वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। वेहिकुलर में लिखो, इन ऑर्डर टू डिजाइन द हाईवे एलिमेंट्स, in order to design the highway elements, standard size of vehicle is considered.
standard size of vehicle is considered. The vehicle is standard size of vehicle is considered. Standard size of vehicle is considered. For our case, car. For our case, it is car. हमारे केस में कौन सा है? कार है. ठीक है. फॉर आवर केस कार. इन केस ऑफ मिक्स्ड ट्रैफिक ऑपरेशन. इन केस ऑफ मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशंस. लिख लो वेहिकुलर में. नेक्स्ट लिखो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कौन सी आएगी? इट इंक्लूड्स. इसमें कौन से आएंगे? इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल. फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल. It includes physical, mental and psychological characteristic of driver and pedestrian. Of driver and pedestrian. Of pedestrian. ठीक है. नेक्स्ट इज डिजाइन आवरली वॉल्यूम. लिख लिया इतना? कितनी हो गई? 3 हो गई. 3 हो गई. 3 हो गई. 3 हो गई. चौथा फैक्टर है अपना डिजाइन आवरली वॉल्यूम. डिजाइन आवरली volume and capacity. Design hourly volume and capacity. The traffic volume fluctuates over the time. The traffic volume fluctuate over the volume. The traffic volume fluctuate over the volume. और द फ्लक्चुएट ओवर द टाइम लिखो. वॉल्यूम लिख दिया क्या? ओवर द टाइम. फ्लक्चुएट करता है टाइम के साथ. फ्लक्चुएट ओवर द टाइम. हैंस द डिजाइनिंग मस्ट बी डन फॉर. हैंस द डिजाइनिंग must be hence the designing must be done for peak hours. For peak hours. But it will be highly uneconomical. Uneconomical to do so. Uneconomical to do so. Uneconomical to do so. Hence designing is being done for. Hence designing is being done for. Designing is being done for reasonable value of traffic volume. Value of traffic volume. Traffic volume. Traffic volume termed as design hourly volume. Design hourly volume.
हो गया। नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर, फैक्टर्स लाइक aesthetic, air pollution, noise pollution, factors like aesthetic, air pollution, noise pollution, landscaping also governs the designing of highway element, elements. ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में पढ़ा देते हैं इसको। हो गया, चलो फटाफट से देखो। अब कहता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे डिज़ाइनिंग करने के लिए एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट बता चुका हूँ मैं। इन सब के लिए फैक्टर्स जो हैं, सबसे पहला फैक्टर कौन सा, डिज़ाइन स्पीड। अब डिज़ाइन स्पीड डिपेंड करता है रोड कैसी है, वो रोड NH है, SH है, MDR है, ODR है, VR है। डिज़ाइन स्पीड ऑफ व्हीकल हेल्प्स इन डिसाइडिंग द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। अब वो डिज़ाइन स्पीड ही डिसाइड करेगी भी कितनी विड्थ रखनी है, कितनी क्लियरेंस रखनी है। अब अगर डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा तो उसकी क्लियरेंस ज़्यादा रखनी पड़ेगी, डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा तो विड्थ उसकी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो ये सारी कहानी बता दी। नेक्स्ट बताया आपको टोपोग्राफी। टोपोग्राफी भी क्या करती है, गवर्न करती है डिज़ाइन स्पीड को। टोपोग्राफी कैसी है उसकी। अब रोड की टोपोग्राफी आपकी रोलिंग टेरेन भी हो सकती है, परमिजिबल आपकी क्या बोलते हैं इसको, प्लेन टेरेन भी हो सकता है और माउंटेनियस टेरेन भी हो सकता है। अगर प्लेन टेरेन है तो डिज़ाइन स्पीड कितनी है उसकी, 100 km/h। एग्जाम्पल लिया मैंने, लेट अस सपोज रोलिंग टेरेन है तो डिज़ाइन स्पीड कितनी है, 80 km/h। तो वो गवर्न करेगा टोपोग्राफी भी डिज़ाइन स्पीड को ही। तो अल्टीमेटली जो टोपोग्राफी है वो भी डिपेंड करेगी किस पे करेगी, मतलब डिज़ाइन स्पीड को ही गवर्न करेगी, समझिए। तो नेक्स्ट है ट्रैफिक फैक्टर। ट्रैफिक फैक्टर में दो टाइप के फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर, पहला फैक्टर है मेरा वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दूसरा कौन सा है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, अब क्या करोगे, जब आप वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को डिज़ाइन करोगे तो इसके लिए हाईवे एलिमेंट को डिज़ाइन करें, हाईवे एलिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए जो ट्रैफिक मूव करेगा वहाँ पे अपने को एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। अब रोड पे तो क्या क्या मूव करेगा, ट्रक भी मूव करेगा, वहाँ पे अपनी साइकिल भी मूव करेगी, वहाँ पे अपनी कार भी मूव करेगी, वहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल भी मूव करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं भाई कार को स्टैंडर्ड रख के। जैसे कार को 1 मान लिया तो उसको उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू मान लेते हैं। तो स्टैंडर्डाइज कौन सा है, अब ये पूरा टॉपिक आएगा ट्रैफिक स्टडी में, पूरा टॉपिक आएगा भाई किसको क्या मानना है। तो हमने हमारे केस के अंदर क्या मान लेते हैं, हम स्टैंडर्ड किसको मान लेते हैं, कार को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या जब डिजाइनिंग करेंगे हाईवे एलिमेंट्स को हमको ध्यान रखना पड़ता है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशंस, साइकोलॉजिकल जो भी है वो सारी की सारी इमोशन टाइम जो हो गया वो सारा उसके अंदर लेके चलना पड़ेगा। समझ गए बात भाई। साइकोलॉजिकल क्या चल रहा है दिमाग में, एकदम से ब्रेक मारेगा तो कितना, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं इसके अंदर भी, कितना टाइम लेके चलना है उसके अंदर। नेक्स्ट डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम, द ट्रैफिक वॉल्यूम फ्लक्चुएट करता है टाइम के साथ साथ, पता ही है सबको भाई। ये तो है नहीं, अब जैसे मान लो प्रजात चौक है, प्रजात चौक पे क्या सेम वॉल्यूम रहेगा, सेम वॉल्यूम तो नहीं रहेगा। या तो सवेरे हो रहा होगा या शाम को 5 बजे के बाद क्या होगा, फुल जाम रहता है यहाँ पे। अभी जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं, अगर हमने इस रोड को डिज़ाइन कर दिया पीक आवर के लिए तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम रीजनेबल वैल्यू ऑफ ट्रैफिक को करते हैं, जो एवरेज लेके उसको क्या बोलते हैं हम, डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम। ये सवाल पूछ लेगा आपसे भाई, जो कोई भी हाईवे को डिज़ाइन करने के लिए किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं उसको। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे मान लो उसकी एस्थेटिक, उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी दिख रही है भाई। अगर रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे एयर पोल्यूशन भी आएगा तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। नॉइस पोल्यूशन भी आएगा भाई। मान लो कोई VIP कॉलोनी है, वहाँ पे अपना हाईवे है तो अपने को साउंड का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
भाई कितनी दूर बनाए, भाई वहाँ से साउंड में प्रॉब्लम ना आए किसी को, वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे लैंडस्केपिंग भी देखनी पड़ेगी, ऑल्सो गो ऑन द डिजाइन ऑफ हाईवे एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अल्टीमेट लैंडस्केपिंग क्या होता है? लैंडस्केपिंग होता है एस्थेटिक व्यू को इम्प्रूव करना। जो भी एस्थेटिक व्यू है, जैसे बीच में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, समझ रहे हो, वो व्यूज़ लगा देना, तो वो किस काम आते हैं? बीच में जो लगे होते हैं किस काम आते हैं? किस काम आते हैं? अरे ये आते हैं लाइट कंट्रोल करने के। जैसे जो अपोजिट साइड से जो लाइट आ रही है, वो लाइट क्या करती है, वो बंदे की आंख में लगती है, समझ रहे हो, वो उसको ऑब्जर्व कर लेती है। तो जब रात को जब हम चलाते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए लैंडस्केपिंग भी हमारे लिए ज़रूरी है। लैंडस्केपिंग मतलब जो रोड दिख रहा है आसपास, तो अच्छा दिखे वो, तो वो सारी कहानी हम आपको ध्यान रखना है। समझ के बाद ये सारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। चलो फर्स्ट फैक्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ द फैक्टर अभी डिजाइन करने के लिए फैक्टर्स किए हमने। फर्स्ट ऑफ द एलिमेंट, अब आ जाओ, फर्स्ट ऑफ द एलिमेंट इज हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। हाईवे क्रॉस सेक्शनल, हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। अब क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में भी फर्स्ट कौन सा है मेरा? फर्स्ट इज पेमेंट, पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, पेमेंट की सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। चलो ये किस पे डिपेंड करेगा, लिख लो इसके बाद 2 लाइन लिख लो, खत्म करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन पेमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन पेमेंट सरफेस, या पेमेंट टाइप ही लिख दें सीधा। इट डिपेंड्स अपॉन दी पेमेंट टाइप, पेमेंट टाइप विच इन टर्न, पेमेंट टाइप which in turn depends upon availability of material cost, availability of material cost, availability of material cost, composition of traffic, composition of traffic, composition of traffic, climatic condition, etc. ये लिख लो। हो गया। अब ये पेमेंट की सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक है कौन सी? जो पेमेंट की सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक है वो डिपेंड करेंगी किस पे? मटेरियल कैसा अवेलेबल है आपके पास, कॉम्पोजिशन क्या है ट्रैफिक की, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, और लिख सकते हो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो। ये लिख लो, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इस पे डिपेंड करती हैं? कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स आर जैसे फर्स्ट इज फ्रिक्शन, सेकंड अनइवननेस, थर्ड इज रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी, properties, fourth is drainage facility, ड्रेनेज, ये लिख लो ड्रेनेज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। करें स्टार्ट। चलो फ्रिक्शन की कहानी बताओ। फ्रिक्शन क्या होता है, किसी कारण होता है? सबसे पहले फ्रिक्शन बताओ किसी कारण होता है? फ्रिक्शन किसी के बीच में होता है? किसी के बीच में होगा? बिटवीन टायर और
टायर और रोड के बीच में होगा, इनके बीच में जो एडेजन होगा तो फ्रिक्शन होगा। अच्छा, फ्रिक्शन के लिए और कहानी बताओ। अगर स्पीड ज़्यादा है फ्रिक्शन क्या होगा? स्पीड ज़्यादा है फ्रिक्शन क्या होगा? अरे फ्रिक्शन मतलब रेजिस्टेंस जो रोकता है। स्पीड बहुत ज़्यादा है फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। अरे फ्रिक्शन कम है, रेजिस्टेंस कम है, तभी तो तेज़ भाग रही है गाड़ी, तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। स्पीड अगर ज़्यादा है, स्पीड अगर कम है सॉरी, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी कहानी आती है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इस पर? और कौन से फैक्टर होते हैं अपने? और फैक्टर्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शंस। दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है? जैसे मान लो व्हीकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। भी व्हीकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये जो पेमेंट है रोटेट भी तो कर सकती है, रोटेशनल भी तो हो सकती है, हैं? अगर व्हीकल जा रहा है ऐसे ही, व्हीकल जा रहा है राउंडेड रोटेशनल, तो ट्रांसलेशनल मूवमेंट होगी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो या इधर भी जा सकता है वो इधर भी जा सकता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मूवमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये टी है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है राउंडेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक बेसिक जानकारी दे दी भी होता क्या है फ्रिक्शन। अब स्टार्ट करते हैं हम इसको क्या होते हैं। करें स्टार्ट। अच्छा, इसमें क्राइटेरिया हम उसका और भी पढ़ेंगे। और क्राइटेरिया कौन से पढ़ोगे भाई? ये भी डिपेंड करेगा टायर कैसे हैं, ओल्ड टायर हैं या स्मूथ टायर हैं, ठीक है। अब ओल्ड टायर हैं और स्मूथ टायर, स्मूथ मतलब नए टायर हैं, या न्यू टायर लिख लो। न्यू टायर में क्या होता है? ग्रिप होती है, और घसे हुए टायर में क्या होता है? ग्रिप खत्म हो जाती है, समझ रहे हो। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होगा? फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होगा बताओ? फ्रिक्शन किसका ज़्यादा होगा? क्यों ज़्यादा होगा भाई? ओल्ड टायर है, ज़्यादा भिड़ के चल रहा है, ज़्यादा भिड़ के चल रहा है, तो रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा? ओल्ड टायर में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन किस में ज़्यादा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ, टायर यही है, अब टायर यही है, बारिश आ रही है, बारिश के अंदर बताओ, बारिश के अंदर फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होगा? ये था ड्राई सरफेस, सरफेस कैसा है यहाँ पे? अब ये था ड्राई सरफेस, इसके अंदर फ्रिक्शन किस में ज़्यादा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। अब आ जाओ नए टायर और ओल्ड टायर, फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होगा? जब लुब्रिकेशन हो जाएगी, लुब्रिकेशन मतलब बारिश आ गई। अब बारिश आ गई है, बताओ मुझे किस में ज़्यादा होगा? फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होगा? अरे तभी तो ऐड देखते नहीं, जब नए टायर की ऐड आती है उसमें बताते हैं अभी नए टायर हैं, बारिश में भी रुक जाता है ये, तो फ्रिक्शन किस में ज़्यादा रहेगा? स्मूथ में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ये मैंने बेसिक जानकारी लिखना है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब सारा लिखवा दूंगा आपको मैं। चलो इसमें पॉइंट्स लिखो फटाफट फ्रिक्शन में। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट डिसाइड्स द ऑपरेटिंग स्पीड। हाँ, डिसाइड्स द ऑपरेटिंग स्पीड। It decides the operating speeds and minimum distance required to stop the vehicle. It is further classified into two. Further classified into टू। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, नेक्स्ट इज लेटरल फ्रिक्शन। लेटरल फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडनल समझ गए? अब बताया था ना, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज जा रहा है, लेंथ वाइज व्हीकल जा रहा है इधर, फ्रिक्शन कहाँ होगा? ये फ्रिक्शन, ये व्हीकल। अब लेटरल डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री भी जो होती है, जैसे वो रोटेशन करके दिखाया था आपको, रोटेशन करके दिखाया था, तो ऐसा कर सकते हो, व्हीकल मूव कर रहा है इधर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं लेटरल डायरेक्शन, ठीक है। 90 डिग्री भी जो होता है,
समझ रहे हो? उसको बोलते हैं ये है लेटरल फ्रिक्शन, दिस इज लेटरल फ्रिक्शन, ये है व्हीकल मूव कर रहा है। तो आपको ये कहानी बता दी, क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज डेवलप्ड, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज डेवलप्ड, मैक्सिमम फ्रिक्शन कब डेवलप होगा? व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड कंप्लीटली। चौथा पॉइंट, फ्रिक्शन ऑल्सो गवर्न्स, फ्रिक्शन ऑल्सो governs rotational and translational movement, rotational and translational movement। हो गया? ये तो समझ आ ही गया। ये जैसे मान लो ये आपको बना के दिखाता हूँ, अब व्हीकल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, रोटेट का ट्रांसलेशन मूवमेंट क्या हो जाएगी? इसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलो यूनिफॉर्म कंडीशन में क्या होता है? जनरली देखा जाए फॉर यूनिफॉर्म कंडीशन, यूनिफॉर्म कंडीशन रोटेशनल मूवमेंट क्या होती है? किसके इक्वल होती है? रोटेशनल मूवमेंट इक्वल टू ट्रांसलेशनल मूवमेंट। R इक्वल टू टी यूनिफॉर्म कंडीशन में। हो गया? अच्छा चलो ये बताओ मुझे, पहले स्किड का केस ले लेते हैं। अब दो केस, इसमें दो केस होते हैं मेरे। एक होता है स्किड का केस, स्किड कर जाता देखा होगा। एक होता है स्लिप का केस। ये कब होता है? पहला केस बताओ स्किड का, जब रोटेशन बिल्कुल बंद हो जाए, ब्रेक मारी, रोटेशन बिल्कुल बंद होगी, सिर्फ ट्रांसलेशन मूवमेंट हो रही है, उधर उधर मूव कर रहा है, घिसटता जा रहा है बंदा, अब वो रोटेशन नहीं हो रही है बिल्कुल भी। समझ रहे हो बात? जैसे ब्रेक मारी, टायर तो जाम हो गया बट वो क्या फिसलता जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्किड बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जब स्किड कब होगा? जब ट्रांसलेशन मूवमेंट किससे ज़्यादा होगी? रोटेशनल मूवमेंट्स। समझ गए बात? अरे ब्रेक मारने के बाद एकदम से स्किड नहीं हो जाती, उसको स्किड बोलते हैं। जब टायर जाम हो जाता है, जैसे ही जब नेक्स्ट स्लिप का लो, स्लिप कब करेगा? जब रोटेट भी कर रहा है, जब रोटेशनल मूवमेंट ज़्यादा है किससे? ट्रांसलेशन मूवमेंट से। इसको बोलते हैं स्लिप कंडीशन। दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? इसका नोट डाल के पॉइंट लिख लो। इसमें क्या होता है? स्लिप में क्या होता है? नो मूवमेंट ऑफ व्हीकल, नो मूवमेंट ऑफ व्हीकल। चलो अब इसमें एक पॉइंट लिख लो इसी का, स्किड का डेफिनेशन लिखो, नोट डाल के लिख लो। व्हेन द पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस, व्हेन द पाथ ट्रेवल अलोंग द road surface, when the path travel along the road surface is more than the circumferential movement, is more than circumferential movement, सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट से जब ज़्यादा होती है मूवमेंट ऑफ व्हील ड्यू टू रोटेशन, ऑफ व्हील ड्यू टू rotation is termed as slip,
तो क्या बोलते हैं, स्लिप बोल देंगे। नेक्स्ट, अरे स्लिप के स्किड, स्किड होगा यार, उल्टा लिख दिया, टर्म्ड एज स्किड, लो स्किड हो गया। सेकंड नोट, व्हेन द व्हील मूव्स, when the wheel moves more than the longitudinal movement, longitudinal movement more than the longitudinal movement is termed as, उसको क्या बोल देंगे, स्लिप। ये आपको दोनों टर्म आपको ध्यान रखनी है, पूछ लेता है। हो गया। हो गया। नेक्स्ट, लिख लिया क्या? अब ये बताओ मुझे, फॉर प्योर स्लिप कंडीशन, सिर्फ स्लिप कर रहा है, स्लिप कर गया, फॉर प्योर स्लिप कंडीशन ट्रांसलेशन मूवमेंट क्या हो जाएगी? फॉर प्योर स्लिप कंडीशन, स्लिप कब करता है? रोटेट कर रहा है, और ट्रांसलेशन मूवमेंट नहीं हो रही, उस साइड नहीं जा रहा, वो घिसड़ता जा रहा है, समझ रहे हो बात? टायर उसको मूव कर रहा है, इसका मतलब रोटेशन मूवमेंट कुछ ना कुछ होएगी। जब ट्रांसलेशन मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो जाए, वो उधर जाएगा ही नहीं, घिसड़ता सीधे सीधे जा रहा है अलोंग द रोड, उसको क्या बोल देंगे? स्लिप कंडीशन, फॉर प्योर स्लिप कंडीशन। फॉर प्योर स्किड कंडीशन, फॉर प्योर स्किड कंडीशन में क्या बोल देंगे? रोटेशन मूवमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। हो गया। चलो, फ्रिक्शन डिपेंड पे किस पे करता है? फैक्टर पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कितने पॉइंट हो गए इसके? चार ही हुए हैं, ये चार के अंदर ही था सारा। पांचवा पॉइंट लिखो। फैक्टर डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर और फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। Following factor, it depends upon type of pavement surface, type of pavement surface। ये डिपेंड करती है पेमेंट सरफेस का टाइप कैसा है। अब कैसे कैसे टाइप होते हैं वो भी लिख लो। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में रहेगी? अर्दन टाइप के रोड देखे हैं जो मिट्टी के बने होते हैं, गांव में होते हैं, अर्दन रोड। उसके बाद बिटुमन रोड, उसके बाद सीसी, उसके बाद सीसी रोड। बस ये लिख लो, सीमेंट कंक्रीट। हो गया फर्स्ट पॉइंट है ये। इसका सेकंड पॉइंट, और किस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन? इट डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ पेमेंट। इट डिपेंड्स अपॉन रफनेस ऑफ पेमेंट। पेमेंट की रफनेस कैसी है? पेमेंट की रफनेस कैसी है ये डिपेंड करेगा पेमेंट की रफनेस पे। रफनेस में रफ है या स्मूथ है, ये दो ही होंगी। अब बताओ किसकी फ्रिक्शन ज़्यादा? फ्रिक्शन ज़्यादा किस में होगी? अरे किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? रफ में ज़्यादा हो जाएगा। बस ये रफ में लिख लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन ऑफ पेमेंट। हो गया। इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन ऑफ पेमेंट। कंडीशन ऑफ पेमेंट की कंडीशन कैसी है
ड्राई है या वेट है? अच्छा, पेमेंट किस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा ये बताओ, ड्राई और वेट, फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होगा? वेट में कैसे होगा? जब बारिश हो रही थी वो 2 केस बताए थे मैंने, अब मैं सब बाकी सारा कुछ कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ। अब ड्राई है या वेट है, फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होगा? सूखे में ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लो, ड्राई में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो इसमें ले लो, चलो इसमें छोड़ो, ड्राई और वेट में आ जाओ। अब सरफेस कैसा है? ड्राई। अब सरफेस है ड्राई, टायर हैं ओल्ड और स्मूथ, टायर हैं ओल्ड और स्मूथ, किस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा? ओल्ड में ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, तो ड्राई सरफेस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन ले ली इसमें, ओल्ड टायर्स और स्मूथ टायर दोनों ले लो। ठीक है, ओल्ड और स्मूथ। नेक्स्ट आ जाओ। ये तो इस पे दोनों केस खत्म हो गए इसी का ही। चलो इसी का ही दोबारा बना देता हूँ, चौथा केस। चौथे केस पे आओ। इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन ऑफ टायर, इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन ऑफ टायर। कंडीशन ऑफ टायर्स में अब सरफेस है ड्राई और स्मूथ, वही वाले पहले वाला केस है ही सेम। अब ओल्ड टायर और स्मूथ टायर या न्यू टायर, ओल्ड टायर में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा, तो ओल्ड टायर में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान रखना इसको। फिफ्थ, अब लुब्रिकेशन का केस अलग से बताऊं क्या? अब इसी का केस उल्टा हो जाता है कब? जब स्मूथ और रफ वो आ जाएंगे। अब ऐसा कर लो, लुब्रिकेशन हो गया, इसी का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, फर्स्ट ये सेकंड। इन केस ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन मतलब रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या हो जाएगा? ओल्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्मूथ, इसमें उल्टा हो जाएगा बस। क्यों? इसमें लुब्रिकेशन हो गया। ठीक है ना, तो ये सारी कहानी ध्यान रखना। अच्छा चलो ये बताओ, सरफेस एरिया किसका ज़्यादा अटैच होगा? ओल्ड टायर का कि स्मूथ टायर का? टायर का सरफेस एरिया किसका ज़्यादा टच होगा? ओल्ड का टच हो गया, चलो ओल्ड का टच हो गया। लुब्रिकेशन किस में ज़्यादा होगी? जब पानी होगा तो? अरे टच किस में होगी ज़्यादा? पानी के साथ। इसमें ज़्यादा होगी ओल्ड में। जब लुब्रिकेशन ज़्यादा, जिसमें लुब्रिकेशन कम होगी उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन इसकी ज़्यादा स्मूथ। आई समझ? इसलिए। और उसमें तो खाने हो जाएंगे, समझ रहे हो बात? उसमें ज़्यादा टच होगा, उसमें कम टच होगा, तो फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होगा? स्मूथ में ज़्यादा होगा। समझ गए बात? चलो कितने हो गए? 4 हो गए। पाँचवा लिखो, स्पीड ऑफ द व्हीकल किस पे डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ द व्हीकल। जब स्पीड ज़्यादा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो जाएगा? स्पीड ज़्यादा, कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो जाएगा? कॉन्टैक्ट एरिया क्या बताओ क्या हो जाएगा? अरे कम हो जाएगा। जैसे बोलते नहीं है क्या, हवा में उड़ रही है गाड़ी, बोलते हैं ना, हैं? जब 120 पे चलाओगे तो उड़ रही होती है हवा में, 140 पे चलाओगे स्पीड में उड़ रही होती है, वो कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है? कम हो जाता है। क्या हो गया फिर? फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाती है। ठीक है, ये सारी कहानी। ये सारी कहानी होगी इसकी। और कौन सा बता दें? चलो ये भी सारी कहानी होगी। अच्छा एक और रह गया, एक और फैक्टर लिख लो, एक्सटेंट ऑफ ब्रेक अप्लाइड।
एक्सटेंट ऑफ ब्रेक अप्लाइड, एक्सटेंट ऑफ ब्रेक अप्लाइड। अब ब्रेक फुली लगाओगे फ्रिक्शन ज़्यादा के कम, फुली और पार्शियल किस में फ्रिक्शन ज़्यादा, फुल में ज़्यादा, ठीक है। तो फुल ब्रेक लगाओगे रुक जाएगा एकदम, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। चलो ये सारी कहानी होगी आपकी, ये सारी कहानी ध्यान रखनी है। अब नीचे एक नोट लिख के ख़त्म करते हैं इसको। नीचे नोट डालो, एक नोट डाल के पॉइंट लिख लो इसमें। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टॉप साइड डिस्टेंस, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, अभी आएगा ये, ठीक है क्या, स्टॉप साइड डिस्टेंस, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, स्टॉप साइड डिस्टेंस, longitudinal friction is taken, longitudinal फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, 0.35 से 0.40, ध्यान रखना है भी। एंड रिटार्डेशन अवेलेबल, एंड रिटार्डेशन कितनी लेके चलेंगे, 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलेरेशन जो होती है ना, जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होती है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लेके चलेंगे। अभी आ जाएगा सारा का सारा, क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और होता किसके इक्वल है, एक्चुअल में 3.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट ट्रांसवर्स फ्रिक्शन कितना लेके चलते हैं, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन अभी बहुत डिटेल में आ जाएगा ये, जस्ट मैं वैल्यू बता दी यहाँ पे आपको, ताकि आगे जाके बताऊँ तो भाई ये मैंने लेके चलनी है इसमें। ट्रांसवर्स फ्रिक्शन 4 कर देते हैं, 4 मीटर। ट्रांसवर्स फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं, 0.15। बस ये सारी वैल्यू ध्यान रख लेना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन होता है ना, ये 0.15, बस ये कोफिशिएंट है ये। जैसे कहने मतलब ये है, जैसे आपने ब्रेक लगाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लेके चले हैं, 0.35 से 0.40 के बीच में। जैसे ही ब्रेक लगाई, रिटार्डेशन मतलब ट्रांसफर डायरेक्शन में जो रिटार्डेशन होगी उसकी वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही ब्रेक लगाए, ट्रांसफर फ्रिक्शन कितना लेके चलेंगे, 0.15, ये वैल्यू आता है, ठीक है। जो ब्रेक लगाने के बाद की एप्लीकेशन के ये कोफिशिएंट्स है, आपको ध्यान रखना, ओके। चलो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा था, अनइवननेस। नेक्स्ट आ जाओ अनइवन, अब ये हुआ खाली, अब आ जाओ अनइवननेस पे। चलो सेकंड, अनइवननेस। चलो प्रेजेंस ऑफ अंडुलेशंस, प्रेजेंस ऑफ क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ अंडुलेशंस ऑन पेमेंट सरफेस, on pavement surface is termed as unevenness. This unevenness results in increase the fatigue, और क्या बढ़ा देगा, reduce the speed, तीसरा increase
फ्यूल कंजप्शन, इंक्रीज वियर एंड टियर, वियर एंड टियर, increase the chance of accidents, increase the chances of accidents, ध्यान रखोगे। अब अनइवननेस मेजर कैसे करते हैं, हो गया। अनइवननेस ये पूछ लेगा एक्सपेरिमेंट, ये मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बम्प इंटीग्रेटर, बम्प इंटीग्रेटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अनइवननेस फाइंड करते हैं। बम्प इंटीग्रेटर इन टर्म्स ऑफ अनइवननेस इंडेक्स, in terms of unevenness index, which completely measures the vertical which completely measures the vertical undulations, which completely measures the vertical undulations of pavement surface of pavement surface per unit length of road, per unit length of road, this is in mm per kilometer। किस में मेजर करते हैं वो भी लिख लो, mm पर किलोमीटर। अभी समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या हो, क्या चीज, पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड। अच्छा ये बताओ, टायर में हवा कम रखते हैं, टायर में जब हवा रखते हैं, कम रखते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हवा कम रखेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हैं? हवा कम है, हवा कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? रोड के ऊपर, रोड के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे एरिया बढ़ जाएगा, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया ना, कॉन्टैक्ट एरिया तो कम हो गया ना। टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा दो और कॉन्टैक्ट एरिया कम रखना है अपने को। जब भी टेम्परेचर बढ़ा दिया अपन ने, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अपने को कॉन्टैक्ट एरिया क्या रखना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा, और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। समझ गए बात? जब टेम्परेचर कम हो रहेगा तब क्या करना पड़ेगा अपने को? तब अपने को कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा देना, मतलब हवा कम कर देंगे, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो जाएगा उसका, और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखनी है बात। तो जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। नेक्स्ट, अब एक चार्ट बना लो, द डिफरेंट वैल्यू ऑफ अनइवननेस इंडेक्स, the different value of uneveness index and the corresponding serviceability of road, and corresponding serviceability of road, serviceability of road। एक चार्ट बना लो, इससे सवाल बनेगा। हो गया इतना? चार्ट बना लो भाई। अनइवननेस इंडेक्स और टाइप ऑफ रोड, अनइवननेस इंडेक्स लेस देन 1500, 1500 से 2500,
1500 से 2500, 2500 से 3500, ग्रेटर देन 3500। अगर अंडुलेशंस 1500 से कम आती हैं तो रोड कैसा है? अच्छा रोड है। अगर 1500 से 3500, 1500 से 2500 आती हैं तो कैसा है? सेटिस्फैक्ट्री। भाई सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फैक्ट्री है। उसके बाद अगर ये है तो बैड, और ये है तो अनकंफर्टेबल। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं को फोटो भी दिखा दूंगा आपको। तो ये सारी कहानियाँ। हो गया? चलो, विदेशों में ऐसा नहीं होता। विदेशों में इसकी जगह हम कुछ और फाइंड आउट करते हैं। वो क्या करते हैं वो भी लिखवा रहा हूँ, नोट डाल के पॉइंट लिखो। बाहर क्या करते हैं हम लोग? इंटरनेशनली राइडिंग क्वालिटी ऑफ पैरामीटर, इंटरनेशनली इंटरनेशनल राइडिंग क्वालिटी, इंटरनेशनल राइडिंग क्वालिटी ऑफ पेमेंट सरफेस is quantified in terms of IRI को बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स हो गया। इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड विद अनइवननेस इंडेक्स, सो बी रिलेटेड विद अनइवननेस इंडेक्स। अब कैसे निकालते हैं अनइवननेस इंडेक्स के साथ रिलेशनशिप है इसका? BI इक्वल टू बम्प इंटीग्रेटर इक्वल टू 630 इंटू IRI की पावर 1.12। ये लो ये सारी कहानियाँ। तो लास्ट पॉइंट और लिख के फिर समझते हैं इसको, ठीक है? हाँ, IRI BI मतलब बम्प इंटीग्रेटर। अरे अभी लिखा नहीं है। एक लास्ट फैक्टर लिख के खत्म करते हैं इसको, अनइवननेस को भी। चलो, अनइवननेस किस पे डिपेंड करती है? अनइवननेस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन, इम्प्रॉपर, जब कॉम्पैक्शन इम्प्रॉपर हुई हो, या इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मेथड, इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मेथड, inferior quality product use, inferior quality construction material use, जब पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर लोगे तब भी अंडुलेशंस आती हैं। इम्प्रॉपर सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज, इम्प्रॉपर सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज। पुअर मेंटेनेंस, ये लिख लो, पुअर मेंटेनेंस एंड पेमेंट सरफेस। लो, खत्म हो गया ये भी।
अब समझो इसको, चलो फोटो भी दिखा देता हूँ कोई, क्लियर है। चलो अनइवननेस खत्म हो गया, ओके लिखो उसको क्या बताया। अब आ जाओ इस पे, अभी आपने फ्रिक्शन खत्म कर लिया, अब आ जाओ अनइवननेस। अनइवननेस क्या होता है, जैसे आपने रोड्स पे देखा होगा, जनरली रोड ऐसे होते हैं, देख रहे हो, देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा दिखा दी मैंने, जैसे रोड पे गाड़ी चलती है तो हल्के 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 जाती जाती है, उसको अंडुलेशन बोलते हैं। अब ये अंडुलेशन किसकी वजह से होता है, ये अंडुलेशन किसकी वजह से होता है, वो तो सारी कहानी बता दी, इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन कराओ, मटेरियल अच्छा यूज़ ना कराओ, कंस्ट्रक्शन मेथड अच्छा ना हो, इसकी वजह से होता है। अब कहता है इस अंडुलेशन को हम लोग इसका नुकसान क्या क्या होता है, क्या क्या नुकसान है इससे, फैटिक होगा ज़्यादा, थकावट ज़्यादा होगी गाड़ी चलाते हुए, और क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फ्यूल कंजप्शन क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, वाटर वियर एंड टियर क्या हो जाएगा, गाड़ी का ज़्यादा हो जाएगा, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सारी कहानी ध्यान रखनी है। अब कहता है इस अनइवननेस को मेजर कैसे करूँ, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है बम्प इंटीग्रेटर। इसको क्या करते हैं, एक पीछे गाड़ी के साथ लटका देते हैं, पीछे गाड़ी, वो गाड़ी पीछे खींचती रहती है उसको, और वो जितनी ज़्यादा अंडुलेशन आते हैं वो मेजर करती जाती है, समझ रहे हो। अब ये अनइवननेस ये क्या करा, जितने मेजर करती जाएगी उसके अकॉर्डिंग अनइवननेस इंडेक्स आ जाएगा, समझ रहे हो। अब पढ़ो, अनइवननेस मेजर्स द विद द हेल्प ऑफ बम्प इंटीग्रेटर इन टर्म्स ऑफ अनइवननेस इंडेक्स विच कंप्लीटली मेजर द वर्टिकल अंडुलेशन, जो वर्टिकल अंडुलेशन है उन सबको मेजर कर लेगा। पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड, किस में डिनोट करते हैं, mm पर किलोमीटर में। अब इसकी जो कुछ वैल्यूज हैं जो बताएगी रोड कैसा है। अब इसकी कुछ वैल्यूज में बताया मैंने, इसकी वैल्यू अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू अगर लेस देन 1500 आती है तो रोड कैसा है, अच्छा रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी आई जाती है। 1500 से 2500 है तो कितने क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट 2500 से 3500 है तो क्या हो जाएगा, बैड। अगर 3500 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल। अब कहता है ये यहाँ पे इंडिया में तो ये बम्प इंडिकेटर यूज़ करते हैं, बट इंटरनेशनली यूज़ नहीं करते। इंटरनेशनली इसी को बोल देते हैं हम इंटरनेशनल रेफरेंस इंडेक्स। अब इसको भी बम्प इंडिकेटर से रिलेट कर दिया। इसका रिलेशनशिप निकालने के लिए बम्प इंडिकेटर की वैल्यू जो आएगी 630 इंटू IRI की पावर 1.12, ये आपको ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट उसके बाद बताया मैंने किस पे डिपेंड करेगा, किसकी वजह से होता है, ये सारी कहानी बता दी किसकी वजह से होता है। ये सारे इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन, इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मेथड, इन्फीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, इम्प्रॉपर सरफेस एंड सबसर्फेस ड्रेनेज, पुअर मेंटेनेंस, इसकी वजह से अनइवननेस आती है। ये सारी कहानी है, क्लियर है कहानी। 2 मिनट रोक दो। नेक्स्ट कौन कौन से हो गए थे हमारे, पेमेंट सर्विस, फर्स्ट एलिमेंट चल रहा था हमारा पेमेंट सर्विस करेक्शन, इसमें हो गया फ्रिक्शन अनइवननेस। थर्ड ऑफ द फैक्टर इज, थर्ड इज लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज, लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं है भाई, कब पेमेंट का कलर ब्लैक होना चाहिए, कब कब सीसी की होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें लिख लो इसमें। विजिबिलिटी ओवर द पेमेंट सरफेस, विजिबिलिटी ओवर द visibility over the payment surface depends upon color depends upon color and depends upon color and light characteristics, light characteristics. The glare caused by the glare caused by the the glare caused by the reflection of headlights is high. Reflection of headlights is high. The glare caused by the reflection of headlight is high on wet pavement surface, wet pavement surface, on wet pavement surface, then dry pavement surface. Dry pavement surface.
then dry pavement surface. Light color pavement light colored pavement give good visibility at night, gives good visibility at night but produce more glare, during sunlight. On the other hand, dark color pavement offers good visibility in daytime. ये लिख लो, in daytime, and poor visibility at night, अच्छा, ज़्यादातर जो ट्रैवल करते हैं हम रात को करते हैं कि दिन में करते हैं? रात को करते हैं। वाह, लंबा, अरे दिन में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, रात को ज़्यादा जाम होता है कि दिन में होता है? फिर तो ऑब्वियस बात है दिन में ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, इसीलिए करते हैं। जो रात को तो सीटें खाली होती हैं, तो ये नहीं है भाई सारी रात ही ट्रैवल करते, दिन में करते ही नहीं, ये तो नहीं है ना। तो इसीलिए कहानी है। देखो, विजिबिलिटी ओवर द पेमेंट सरफेस डिपेंड करता है किस पे, कलर और लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। भाई उसकी कलर कैसा है, लाइट कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। द ग्लेयर कोज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ हेडलाइट इज हाई ऑन वेट पेमेंट सरफेस देन बाय ड्राई। सबसे पहले बताया, जो चमक आती है, हेडलाइट की चमक जो होती है वो कैसे आती है, वेट पेमेंट पे ज़्यादा रहेगी, गिल्ली पे ज़्यादा रहती है। चमक मारता है ना जब गिल्ली पेमेंट होती है तो बजाएगी ड्राई पेमेंट पे। दूसरा बताया, लाइट कलर पेमेंट, जो लाइट कलर है जैसे सीसी की है, तो लाइट कलर पेमेंट है, अच्छी विजिबिलिटी कब होती है उसकी, नाइट में होती है। बट चमक मारता है कब, सनलाइट में। अगर सीसी की होगी तो चमक मारेगी आंख में, ठीक है, तो नुकसान है उसका, सीसी तभी नहीं लेके चलते। अच्छा, अगर वो डार्क कलर की पेमेंट है, तो डार्क कलर की पेमेंट है, अच्छी विजिबिलिटी कब देगा, दिन में देगा, बट पुअर कब होगी, रात में होगी, तभी हम इसको डार्क कलर की बनाते हैं ज़्यादातर। आई समझ में, इसलिए बिटुमन यूज़ करते हैं, समझ गए ना। तो जनरल जानकारी दे दी, इसलिए कैसे यूज़ करते हैं इसको। चलो, ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ लिख लिया, ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने 2 लाइन लिख दी इसकी, खत्म। ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स, द पेमेंट सरफेस शुड बी सच दैट the pavement surface should be such that it does not allow water to seep through its subgrade. ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। बस पेमेंट ऐसी होनी चाहिए जो पानी सीप ना करे। पानी सीप कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ऐसी पेमेंट होनी चाहिए जिसमें पानी सीप ना करे, साइड में जाए। समझ रहे बात? तो आपको ध्यान रखनी है ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ग्लेयर कहाँ से प्रोड्यूस होती है? अपोजिट व्हीकल से प्रोड्यूस होती है, ध्यान रखना ये बात। चलो, चमक और क्या, देख लो इसको, इतना बहुत है इसमें। तो